दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत, जिसको लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी ने। चलिए हम पढ़ते हैं बाल गोविंद भगत। आप बेनीपुरी का जीवन परिचय एक बार पढ़ लीजिएगा। बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। मझले मतलब छोटे थे, मीडियम क्वालिटी थे हाइट उनकी। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, दाढ़ी उड़ी नहीं रखते थे, बड़ी बड़ी नहीं रखते थे। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी। कबीर पंथी वाली कनपट्टी टोपी पहनते हैं। ठंडी ठंडी में से लोग पहनते हैं, कान पे लगती है टोपी से, बस खाली कान पे लगाते हैं। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। ठंडी के वक्त हो, जाड़ा मतलब ठंडी, ठंडी के वक्त हो, एक कंबल ओढ़ लेते, काला कलर का था। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन। चंदन कोई होगा ये रामानंदी, जो नाक के एक छोर से लगाते थे पूरा। औरतों के टीके की तरह शुरू होता था, इसे औरतें टीके लगाती हैं वैसे शुरू होता था। गले में तुलसी की जड़ों की एक बिडोल माला बांधे रहते थे। जो गले में वह तुलसी की माला बांधे रहते थे, कई सारी, मतलब तुलसी की जड़ नहीं रहती है, उसी को रस्सी माले में धागे में लपेट के अपने गले में पहनते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थी उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे तो पतोहू को तो मैंने देखा था। वह मतलब थे तो मान लीजिए साधु संत, लेकिन वो दिखते नहीं थे उस प्रकार। बिल अ, थोड़ी खेती बाड़ी भी थी उनके पास, बाल गोविंद भगत के पास। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी। बाल गोविंद भगत साधु थे। वह कैसे साधु थे, अभी आप पढ़ेंगे आगे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले हैं। कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। यही सब बातें जिनको बताती है कि यह साधु हैं। किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। व्यवहार मतलब इस्तेमाल में लाते, बिना पूछे किसी की चीज इस्तेमाल नहीं लाते। इस नियम को कभी इतनी बारीकी तक ले आते कि लोग को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेतों में शौच के लिए नहीं बैठते। वह गृहस्थी थे, उनका मतलब परिवार था, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। साहब मतलब जिसको मानते थे, वो भगवान ईश्वर। और जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। एक कबीरपंथी मठ से, मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख दिया जाकर, प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते, उसी से गुजारा करते। वह मठ में जाते और जो उनका अनाज उगा रहता उसको उस मठ में दान देते, और जो प्रसाद स्वरूप उनको मिलता उसे घर लाते और अपना जीवन यापन करते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतरा पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं।
आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही, ठंडी मतलब बेजोड़ चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ से लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक ध्यान धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेज पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती है। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? भादों की वह अंधेरी अधरतिया अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। अधरतिया मतलब अंधेरी रात, मूसलाधार मतलब बहुत खतरनाक बारिश, बहुत भयंकर बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, खत्म हो गई उस टाइम। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खजड़ी ढीमक ढीमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखियां, चियूक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चियूक उठती है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। जो उनका गाना था बहुत ही खतरनाक था, लगता है जैसे बिजली की आवाज है। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता से सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जा रहा, काती काया नहीं की। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वह नदी का जो नदी थी, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भीड़े पर, भीड़े मतलब मेड़ उड़ रहती है पोखरा वोखर क्या, उसी पे बैठ जाते। अपनी खजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने तैरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। जो लेखक हैं वो कहते हैं कि उनका जो ठंडी में, इतना ठंडी थी दांत किटकिटाने लगे, उस ठंडी में मुझे उनका गाना अपनी ओर खींच लाया। मैं उस पोखरे पर पहुंचा। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लामी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण, कुहासा जानते हैं आप, जो क्या कहते हैं, थोड़ा जो उसे बारिश तरह हल्का हल्का होता है, गिरता है ठंडी के मौसम में। इसे पेड़ पत्तों पे इसे पानी जम जाता है, पानी पानी गिरता है, वही। सारा वातावरण अजीब रहस्य में आवृत मालूम पड़ता। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कांप कपा रहा था, किंतु तारे की छांव में
भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब जब तक चमक ही पड़ते थे। गर्मियों में उनकी सजा किंतु उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते ओ बाल गोविंद भगत जी। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुटते। खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेम मंडली उसे दुहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत हो गया। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि यह निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी करवाई। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। निवृत्त मतलब संपूर्ण कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहा फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया। जो लेखक थे उनके घर गए, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रहा है। बाल गोविंद भगत ढक रहे थे। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ छोड़कर उस पर बिखरा दिए थे। फूल और तुलसी दल भी सिराने एक चिराग जला रखा और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई और इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप नीचे रेड रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।